प्यारे बच्चों, मैं अभी तक तुम लोगों को फर्टिलाइजेशन के बारे में और उसके बाद जो एम्ब्रियोजनी होती है, जो एम्ब्रियो का निर्माण होता है, किस प्रकार से होता है, इसके बारे में बता चुका हूँ। एक्चुअली मैं जब इस सब को लिख रहा था तब वीडियो बना रहा था, लेकिन जाने कैसे जो है यह जो कैमरा है इसने फंक्शन करना बंद कर दिया था। इसलिए मैं पुनः जो है ये जितना भी लिखा हुआ है इसे तुम्हें समझा रहा हूँ। देखो, होता क्या है कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो कार्पल है उसमें चेंजेज हो जाते हैं। इसका जो स्टाइल और स्टिग्मा वाला पार्ट है वो बहुधा सूख करके झड़ जाता है, और जो इसकी ओवरी होती है ये फ्रूट में चेंज हो जाती है। पेरिकार्प या जो फल भित्ति है उस फल भित्ति का निर्माण करती है, जबकि जो ओव्यूल है ये ओव्यूल सीड या बीज को बनाता है। अब क्योंकि तुम लोग जानते हो कि ओव्यूल में भी अलग अलग भाग होते हैं, तो इन अलग अलग भागों का जो भविष्य होता है वह क्या है, जो फ्यूनिकुलस है, जो बीजांड वृंत है, अब वह बीज के वृंत को बनाएगा। तुमने देखा होगा, जैसे कभी मटर वगैरह भी तुमने छीली होंगी तो देखा होगा तुमने, जो बीज है वो फल की भित्ति से एक पतली सी रचना से जुड़ा हुआ होता है, जो कि सीड स्टॉक है, बीज का वृंत है। जो इसमें हाइलम होता है, जहाँ पे फ्यूनिकुलस बाकी पार्ट से जुड़ा हुआ है ओव्यूल के, तो वो हाइलम वाला ही पार्ट रहता है, सीड स्टॉक जहाँ पे जुड़ता है। जबकि जो माइक्रोपाइल है वो हाइलम के पास ही जो है एक छिद्र के रूप में माइक्रोपाइल ही बनाती है। इंटेग्यूमेंट्स जो होते हैं यह अब बीज के आवरण को बनाते हैं, सीड कोट को बनाते हैं। जो आउटर इंटेग्यूमेंट है वह टेस्टा को बनाएगा, जो इनर इंटेग्यूमेंट है वो टैगमैन को बनाएगा। यानी बाह्य बीजावरण और अंतः बीजावरण, जो कि हिंदी में कहलाते हैं। जो न्यूसिलस है बहुधा तो यह जो है नष्ट हो जाता है। बाई द वे, अगर इसके र्यूमिनेंट रह भी जाते हैं तो ये पेरिस्पर्म का निर्माण करता है, जबकि एंटीपोडल सेल जो होते हैं वह डिजेनरेट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ सिनर्जिड भी नष्ट हो जाता है। अब आते हैं हम जो पोलर न्यूक्लियाई हैं, ध्रुव को केंद्रक जो थे, जो कि संख्या में 2 थे, और इनके साथ एक मेल गैमेट के जो या मेल न्यूक्लियस जो था वो फ्यूज हुआ था और ट्रिपल फ्यूजन की क्रिया हुई थी। तो ये ट्रिपल फ्यूजन के द्वारा सेकेंडरी न्यूक्लियस फर्टिलाइजेशन के बाद इंडोस्पर्म या भ्रूणपोष का निर्माण करते हैं। जबकि जो एग सेल होता है या अंड कोशिका होती है यह मुख्य भ्रूण को बनाती है। तो कैसे बनाती है यह पिछली बार तुम लोगों को बता चुका हूं। अब थोड़ा सा इस सेकेंडरी न्यूक्लियस के बारे चलो। ये सेकेंडरी जो न्यूक्लियस है जो इंडोस्पर्म बनाता है, ये इंडोस्पर्म 3 प्रकार के बन सकते हैं। कौन कौन से? न्यूक्लियर हो सकता है, सेलुलर हो सकता है, हेलोबियल टाइप हो सकता है। जब इंडोस्पर्म की कोशिका के भीतर का केंद्रक कई केंद्रकों में विभाजित हो जाता है, लेकिन उनमें जो है अलग अलग केंद्रकों के चारों ओर कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है और ये सब के सब एक कोशिका में रह जाते हैं, तो इस प्रकार का इंडोस्पर्म न्यूक्लियर इंडोस्पर्म कहलाता है। बाद में इसमें एक बड़ी सी रिक्तिका विकसित हो जाती है और ये जो केंद्रक है ये चारों ओर व्यवस्थित हो जाते हैं। इसका उदाहरण जैसे कोकोनट में है, जो कोकोनट है उसमें यह न्यूक्लियर टाइप का ही इंडोस्पर्म पाया जाता है। दूसरा क्या हो सकता है कि अगर ये इंडोस्पर्म है और इसका जो केंद्रक जैसे विभाजित होने के बाद इसमें क्या बन जाती है,
कोशिका भित्ति बन जाती है। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाता है, क्या किस टाइप का, ये जो है यह सेलुलर टाइप का क्या हो जाएगा, एंडोस्पर्म। या फिर एक स्थिति और हो सकती है जो इन दोनों के मध्य की है। इसमें क्या होगा कि ये न्यूक्लियर टाइप भी हो जाएगा और साथ ही साथ ये विभाजित हो जाएगा और एक सेल या जो है दूसरी सेल जो है दूसरी कोशिका भी बना लेगा। तो ये दोनों की विशेषता लिए हुए अगर एंडोस्पर्म होता है तो वो हेलोबियल टाइप एंडोस्पर्म कहलाता है। तो इस प्रकार से तुम लोगों को यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेज होते हैं उन चेंजेज के बाद जो ओव्यूल है इसके भिन्न भिन्न पार्ट किस किस हिस्से को बनाते हैं। आइए अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, सीड के बारे में। मैंने तुम्हें बताया था कि जो सीड है या बीज है यह अपने भीतर के बीज पत्रों के आधार पर, जो इसके भीतर क्या पाए जाएंगे, बीज पत्र पाए जाएंगे, उन बीज पत्रों के आधार पर इनको हम लोग दो भागों में बांट देते हैं। एक तो वे सीड है या वे बीज हैं जिनके भीतर दो बीज पत्र पाए जाते हैं, और एक प्रकार के बीज वे बीज हैं जिनमें मात्र एक ही बीज पत्र पाया जाता है। जहां पर दो कोटिलीडन्स पाए जाएंगे, क्या होंगे, टू कोटिलीडन्स। तो ये जो है ये सीड जो होंगे ये डाइकोटिलीडनस सीड कहलाएंगे, या जिसको हम लोग क्या कहते हैं, शॉर्ट में डाइकॉट कह देते हैं। और अगर सिंगल केवल एक ही कोटिलीडन हो तो ये जो है कैसा सीड होगा, मोनोकोट। और इसी के आधार पर जो पौधा होगा वो मोनोकोट प्लांट होगा या मोनोकोटिलीडनस प्लांट होगा। तो ये तुम लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब देखो डाइकॉट जो सीड हैं या द्विबीजपत्री जो बीज हैं वो तुम लोगों ने देखे होंगे। बहुधा तुम लोग जानते हो कि घरों में चनों का साग बनाया जाता है, जो काले चने होते हैं तुम लोग उसे भिगा देते हो। भिगाने के बाद जब तुम लोग बचपन में तुमने उनके बाहर का जो आवरण है किसके, बीज का, उसे हटाया होगा। तो हटाने के बाद तुम लोगों ने उसके भीतर दो बीज पत्र देखे होंगे, दो पार्ट देखे होंगे और बीच में एक छोटी सी रचना भी देखी होगी। तो इस प्रकार से उसमें क्या पाए जा रहे हैं, दो बीज पत्र पाए जा रहे हैं। तो वह चना क्या है, डाइकॉट, वो चने का जो बीज था वह डाइकॉट सीड है। जबकि अगर तुम मकई को देखोगे उसमें ये क्रिया करना चाहोगे तो ये क्रिया नहीं हो पाएगी और तुम लोगों को दो बीज पत्र नहीं दिखाई देंगे। तो इसका मतलब वह कैसा सीड है, मोनोकॉट सीड है। जितने भी अनाज तुम देखोगे वो सारे के सारे जो हैं, चाहे वह गेहूं है, चावल है, बाजरा है, जौ है, वह मोनोकॉट के ही अंतर्गत है। उनके सीड जो है, उनके बीज एक बीज पत्र बीज ही होते हैं। अब देखो कि अगर तुम यहाँ पर किसी डाइकोटिलीडनस सीड को देखते हो तो उस सीड की संरचना तुम लोगों को इस प्रकार से दिखाई देगी। सपोज करो मैं यहाँ पर एक चने के बीज को बना रहा हूँ। ये चने का बीज तुम लोगों को ऐसे दिखाई देगा, इस प्रकार से। इस प्रकार से यह इसकी क्या दिखाई देगी, तुम लोगों को बाह्य रचना दिखाई देगी। यह यहाँ पर जो है, जहां पर ये जुड़ा रहता है
किससे? जो चने का फली होती है उसके भीतर जहां पर ये जुड़ा रहता है तो वहां पर एक स्कार तुम लोगों को दिखाई देता है। इस स्कार को हम लोग हाइलम कहते हैं। इस हाइलम के नीचे ही एक बहुत बारीक सा छिद्र होता है जो कि माइक्रोपाइल होता है। ये माइक्रोपाइल मैंने तुम लोगों को बताया थी ओव्यूल में, तो वही माइक्रोपाइल यहाँ पर माइक्रोपाइल के रूप में ही रहती है। अब ये वाला जो है ये क्या है? सीड कोट। किसमें है? ये डाइकॉट सीड है। डाइकॉट सीड में इस प्रकार से तुम लोगों को क्या है? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। ये क्या है? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है या बाह्य संरचना है। तो बाह्य संरचना तुम लोगों को इस प्रकार से दिखाई देगी। और जब तुम लोग इसकी आंतरिक संरचना को देखोगे तो आंतरिक संरचना देखने पर तुम लोगों को कुछ इस प्रकार से, अगर हम इसको खोल देंगे, इसके सीड कोट को हटा देंगे तो इस प्रकार से रचना दिखाई देगी। इस प्रकार से लगभग इस प्रकार की संरचना तुम लोगों को दिखाई देगी। देखो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, इसे थोड़ा सा मैं इसे इधर कर देता हूँ ताकि तुम लोगों को स्पष्ट हो जाए। ये जो है ये दो भाग जो तुम लोगों को दिखाई दे रहे हैं, ये और ये वाला भाग, ये बीज पत्र है या कॉटिलेडन है। कितने हैं संख्या में? 2। तो ये जो है 2 बीज पत्र इसमें पाए जा रहे हैं। तो ये द्विबीज पत्री क्या हो गया है? पौधा हो गया है। यहाँ पर पहले तो ये इम्ब्रियो एक्सिस होती है या भ्रूण अक्ष, इसके लिए हम कहते हैं। मैंने थोड़ा सा उसके बाद की रचना बना रखी है यहाँ पर, तो उसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। यहाँ पर ये नीचे की ओर जो भाग जाता है इसको हम कहते हैं रेडिकल, और ये वाला ऊपर की ओर जो भाग है ये है प्ल्यूम्यूल। ये क्या होता है? प्ल्यूम्यूल होता है। यह रेडिकल जो है, ये रेडिकल मूल का यानी कि जो जड़ होती है उस जड़ का निर्माण करती है। जबकि जो इसके ये प्ल्यूम्यूल है, ये प्ल्यूम्यूल इसके जो प्ररोह होता है उस प्ररोह का निर्माण करता है। इसे मैंने तुम लोगों को पहले भी बताया था कि जो रेडिकल है वो रेडिकल क्या काम करता है और जो प्ल्यूम्यूल होता है वह प्ल्यूम्यूल क्या कार्य करता है। इसे मैं तुम लोगों को पहले ही बता चुका था। अब देखो कि यहाँ पर जो भ्रूण का जो अक्ष है, तो जहां से ये क्या हो रखा है, पीछे से जहां पर जुड़े हुए ये होते हैं वो नोडल रीजन, ये वाला रीजन जो होता है नोडल रीजन होता है। और इसमें जो अक्ष के नीचे का भाग है, यहाँ पर जहाँ पे ये सपोज ये जो है, ये वाला भाग जो है ये इपिकोटाइल होता है, और नीचे वाला भाग जो है वो हाइपोकोटाइल
कहलाता है। तो इस प्रकार से ये डाइकॉट सीड के ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और इंटरनल स्ट्रक्चर होते हैं। अब हम बात करें किसी मोनोकॉट सीड की। अगर हम बात करते हैं, सपोज करो हमारे पास मोनोकॉट जो सीड है उसका उदाहरण मैं लेता हूँ। ये वह है, जैसे मैंने यहाँ पर लिया था, इसे तो मैंने लिया था क्या, चना या किसका, ग्राम सीड को। और यहाँ पर जो है मैं मोनोकॉट को, मेज सीड को या मक्का का जो बीज है, उस मक्के के बीज को अगर हम देखेंगे तो लगभग उसकी रचना इस प्रकार से तुम लोगों को दिखाई देती है। इस प्रकार से तुम्हें इसकी क्या दिखाई देगी, रचना दिखाई देगी। ये इसकी बाह्य रचना है। इस बाह्य रचना में अगर तुम देखोगे तो इसमें जो है, ये जो इसके बाहर का सीड कोट होता है, ये सीड कोट और जो पेरिकार्प है, पेरिकार्प फल भित्ति और सीड कोट जो होते हैं, ये आपस में फ्यूज हो जाते हैं। ये आपस में क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। इस तरह से तुम्हें इसमें भाग दिखाई देगा। अब इसके नीचे जो यहाँ पर पेरिकार्प और सीड कोट मैंने तुमको बताया है, तो यहाँ तुमको इस प्रकार से क्या नहीं दिखाई देंगे, अलग अलग कॉटिलीडन्स नहीं दिखाई देंगे। और इस सीड कोट के नीचे तुम लोगों को एक परत दिखाई देगी। ये जो है यहाँ पर बना देता हूँ, दूसरे कलर से बनाते हैं। ये इस प्रकार के जो रचना है, ये रचना तुम लोगों को यहाँ पर दिखाई देती है। और इसके भीतर का ये वाला जो भाग है, इस प्रकार से मैं जिन्हें दिखा रहा हूँ, ये डॉटिंग पॉइंट से इस प्रकार से ये वाला भाग जो है, ये एंडोस्पर्म है। ये एल्यूरोन लेयर होती है। लेयर होती है। अब यहाँ पर जो है, जो प्लूम्यूल और रेडिकल होते हैं वो इस तरह से होते हैं। इस तरह से तुम लोगों को दिखाई देंगे। और ये जो प्लूम्यूल है, इसके बाहर की कवरिंग जो है, इसको कोलेप्टाइल
टाइल घेरे हुए रहता है। ये जो रेडिकल है, इसके बाहर यह रीजन जो है, इसको हम लोग कोलेराइजा कहते हैं। यहाँ ओ भी कर देना, कोलियो राइजा, इस प्रकार से इसको कहते हैं। ये वाला जो इसका जो भाग है, जो एक्चुअली क्या है, जो कि वास्तव में ये भाग जो है ये कॉटिलिडेनल वाला भाग होता है, और ये अब क्या कहलाता है, स्कुटेलम। तो इस प्रकार से तुम लोग देख रहे होंगे कि ये जो है, थोड़ा डबल एल कर देना, तो ये इस प्रकार से किसकी रचना होती है, जो हमारे पास एक बीज पत्र, जो बीज होते हैं, या यहाँ पर जो उदाहरण मैंने लिया है, ये उदाहरण हम लोगों ने मक्का का उदाहरण लिया है। मक्का के बीज को इस प्रकार से हमने बनाया है। तो अब तुम लोगों को क्लियर हो गया होगा कि जो एक बीज पत्री बीज होते हैं और द्विबीज पत्री बीज होते हैं, उनकी बाह्य संरचना और आंतरिक संरचना किस प्रकार से होती है। फिलहाल हमारा जो आज का टॉपिक है वो यहीं पर समाप्त होता है।